नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय जोहार प्यारे साथियों। प्रयोगशाला परिचारक की एमसीक्यू सीरीज का आज हमारा क्लास नंबर 5 है। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न और जानते हैं कि ये आपकी तैयारी में क्या योगदान निभा सकते हैं। आइए फटाफट अंदाज में देखेंगे। आज सीजीएस पद्धति में उष्मा चालकता का मात्रक है। क्या मात्रक है सीजीएस पद्धति में? देखिए, मात्रकों से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। कौन सा मात्रक होगा? देखिए, सीजीएस पद्धति में है तो ये हो जाएगा आपका कैलोरी प्रति सेंटीमीटर प्रति डिग्री सेल्सियस प्रति सेकंड। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, आपका कैलोरी प्रति आपका सेंटीमीटर में है, डिग्री सेल्सियस है और आपका सेकंड है। ठीक है, ऐसे लिखा है ये, तो ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं अगला सवाल। प्रश्न नंबर 2, उष्मा का चाल निम्नलिखित द्वारा होता है। उष्मा का जो चालन है निम्नलिखित द्वारा होता है, सिवाय किस चीज को छोड़ने के सिवाय आपका चालन होता है। किस चीज को छोड़ा जा सकता है? सिवाय चालक की लंबाई, संहति, क्षेत्रफल, संहति मतलब द्रव्यमान है ना, और उष्मा चालकता। इसको काट दीजिएगा, उष्मा चालकता किस चीज का है? तो उष्मा की संहति, चालक की संहति। चालक के द्रव्यमान पर उष्मा का चालन निर्भर नहीं करता। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। देखते हैं जी, तीसरा नंबर का क्वेश्चन। उष्मा चालकता गुणांक का मात्रक है। देखिए, उष्मा चालकता फिर उष्मा चालकता गुणांक लगभग समान होते हैं, लेकिन वो आपका सीजीएस में था और ये आपका एसआई में आपको बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर इसका? जूल प्रति मीटर। अब यहाँ वहां क्या था? कैलोरी प्रति आपका सेंटीमीटर था, जूल प्रति मीटर सेकेंड और डिग्री सेल्सियस। ये हो जाएगा आपका आंसर। आइए चौथे नंबर में चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, स्थायी दशा में किसी धातु में संचरित उष्मा की मात्रा निर्भर नहीं करती। सारे प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा, लास्ट तक पढ़ना है आपको। निर्भर करती है या नहीं करती है, यहां तक आपको बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। तो ताप प्रवणता पर तो निर्भर करती है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल भी निर्भर करती है, लंबाई पर भी करती है दोस्तों, लेकिन चालक के रंग और आकार पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन, किसी धातु का उष्मा चालकता गुणांक निर्भर करता है। किस चीज पर निर्भर करता है? देखिए, आइए किस चीज पर निर्भर करेगा जी? दोनों फलकों के तापांतर पर, पट्टियों के क्षेत्रफल पर, धातु पट्टिका की मोटाई पर, या फिर धातु के पदार्थ पर। इसी पर डिपेंड करेगी, धातु के पदार्थ पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यदि किसी सुचालक छड़ की उष्मा चालकता x हो और छड़ पर पिघले मोम की लंबाई l हो, ये l है ना, l, ठीक है, L हो, लंबाई L हो, तो और L, अच्छा X और यहाँ पे X होगा, X और L के मध्य संबंध होता है, क्या होगा? अब X क्या है? चालकता है, और L क्या है? उसकी लंबाई है। किसकी? पिघले हुए मोम की लंबाई है। तो इनके मध्य दोस्तों आपका ये वाला रिलेशन होता है, X अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब जो चालकता होती है, उष्मा चालकता, वो लंबाई के स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, अगर आपको लंबाई निकालना हो तो आप चालकता का रूट कर देंगे, तब चालकता निकल जाएगी अगर लंबाई दिया है तो। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। 7 नंबर का क्वेश्चन, यदि चांदी और तांबे की उष्मा चालकता का अनुपात 10:9 है तो इंजन हौज के प्रयोग में इनकी छड़ों पर पिघले मोम की लंबाइयों का अनुपात होगा। जस्ट पहले क्वेश्चन अभी हमने देखा, अभी क्या दिया? चालकता का आपको क्या दिया है? अनुपात दिया है। देखिए, चालकता का अनुपात 10:9 है, तो इसको अगर मैं रूट कर दूं, ये x की मान होगी, तो ये √10 का तो कोई वैल्यू अभी मुश्किल है, पॉइंट में आएगा, लेकिन 9 का तो आ सकता है। √10 अनुपात √10 करनी 10:3 हो जाएगा। आंसर नंबर ए, 7 का आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। जब किसी रुई से लपेटी गई छड़ के 2 सिरों को विभिन्न तापों पर बनाए रखा जाता है और कुछ समय बाद छड़ के प्रत्येक बिंदु का ताप स्थिर हो जाता है, तब क्या होगा? अब देखिए, कुछ समय तक ताप देंगे, फिर ताप स्थिर हो गया, अब क्या होगा? तो छड़ के विभिन्न बिंदुओं पर उष्मा का संचरण बंद हो जाएगा। ऐसा होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। छड़ उष्मा का कुचालक होता है, ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं है। छड़ के प्रत्येक बिंदु से उष्मा का विकिरण होगा, ऐसा कह सकते हैं, पर जरूरी नहीं है। लेकिन छड़ का, देखिए, छड़ का प्रत्येक बिंदु उसी दर से उष्मा को अपने पड़ोसी को दे रहा है जिस दर से उसे उष्मा प्राप्त होता है। बिल्कुल सच बात है, उत्तर नंबर डी। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आपका
क्वेश्चन नंबर 9, एक आदर्श गैस का प्रसारण समतापी विधि से किया जाता है। समतापी मतलब ताप को समान रख के किया जाता है। इसके अणुओं का औसत वर्ग माध्य मूल वेग होगा। कैसा होगा? अगर ताप समान है तो क्या होगा? गैसों में जो प्रसारण होगा कैसा होगा? अपरिवर्तित होगा यदि समतापी है तो। ठीक है, चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, किसी गैस की विशिष्ट ऊष्मा निश्चित दाब पर उसी गैस के निश्चित आयतन की विशिष्ट ऊष्मा की अपेक्षा अधिक होगी, क्योंकि अब इसमें आपको सारे ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है और समझना है, क्योंकि एक जैसे क्वेश्चन है और एक जैसा इसका क्वेश्चन के ऑप्शन एक जैसे हैं, इसीलिए बहुत सलीके से इसको पढ़ना है और उत्तर देना है दोस्तों। तो देखिए क्या होगा, अगर विशिष्ट ऊष्मा निश्चित दाब पर और उसी गैस के निश्चित आयतन की विशिष्ट ऊष्मा की अपेक्षा अधिक होगी, कब होगी? तो इसमें मैं आपको सीधे सीधे बताऊं, देखिए निश्चित दाब पर गैस में प्रसार में कार्य होता है, निश्चित दाब पर गैस के प्रसार में कार्य होता है। ठीक है, इसीलिए आपका उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। समझते हैं कि ये क्या है और इसका आंसर क्या होगा। यदि अधिक दाब पर गैसों से भरा एक सिलेंडर फट जाए तो गैसों में परिवर्तन होगा। कैसा होगा जी? गैसों में परिवर्तन। यदि सिलेंडर फट जाता है तो गैस में परिवर्तन कैसा होगा? गैस का परिवर्तन पूछा है तो आपका अनुक्रमणीय और अनुत्क्रमणीय होगा, रुद्धोष्म परिवर्तन तथा ताप में गिरावट आ जाएगी। उत्तर क्रमांक सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। समतापी अवस्था में आदर्श गैस को दी गई ऊष्मा काम आती है। किस चीज में काम आती है? समतापी, फिर से समतापी अवस्था है, किस चीज में काम आएगी इसको आपको बताना है। तो समतापी रूप में अवस्था आदर्श गैस को दी गई ऊष्मा आपको बाह्य कार्य करने में काम आती है जी, बाह्य कार्य। उत्तर क्रमांक बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एक द्रव ऐसे ताप पर उबलता है जिस पर संतृप्त बाध्य दाब वायुमंडलीय दाब का होता है। कैसा होगा? एक द्रव ऐसे ताप पर उबलता है जिस ताप पर संतृप्त बाध्य दाब वायुमंडलीय दाब का होता है। क्या होगा? दोगुना होगा, आधा होगा, बराबर होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा? तो अगर आप लोगों ने सही से पढ़ा होगा तो ये बराबर हो जाएगा साथियों, बराबर। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। किसी पदार्थ का त्रिक बिंदु वह है जिस पर क्या होगा जी? वह होगा जिस पर क्या होगा? त्रिक बिंदु कहा है और जिस पर क्या होगा? ताप, अच्छा दाब ताप दोनों नियत होगा। त्रिक बिंदु की यही एक खासियत होती है, दाब और ताप दोनों नियत होते हैं। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। समझते हैं जी क्या होगा। पानी का क्रांतिक ताप, लगभग इसको सभी बच्चे पढ़ते हैं, लगभग सभी एग्जाम में, किसी न किसी एग्जाम में, साइंस बेस्ड किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है। तो पानी का क्रांतिक ताप कितना होता है? ये होता है जी आपका 374.1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले में, क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। जब एक गैस का रुद्धोष्म प्रसार होता है, क्या होगा जब एक गैस का रुद्धोष्म प्रसार होगा? तो सीधे सीधे मैं आंसर में चलूं दोस्तों, कार्य करने में गैस की आंतरिक ऊर्जा प्रयुक्त होती है। कार्य करने में गैस की आंतरिक ऊर्जा प्रयुक्त होती है। ठीक है, चलिए निकाय पर या निकाय द्वारा, इस बीच को बिल्कुल ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कथन अशुद्ध है? कौन सा कथन अशुद्ध होगा? विटस्टेन सेतु अधिकतम सुग्राही होता है जब चारों प्रतिरोध समान कोटि के होते हैं, क्या ऐसा है क्या? या फिर संतुलित विश्लेषण सेतु में धारामापी और सेल का स्थान आपस में बदल देने पर सेतु का संतुलन प्रभावित हो जाता है, क्या ऐसा तो नहीं होता यार, यही ऑप्शन लग रहा है मेरे को। परिवर्तित नहीं होता, बदल देने पर प्रभावित नहीं होता वो। ठीक है, 17 नंबर के लिए आपका सही उत्तर हो जाएगा जी बी। उसमें आप धारामापी और सेल का स्थान बदल देंगे तो आपका जो संतुलन प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर देखते हैं। यदि एक विभव मापी की विभव प्रवणता आधी कर दी जाए तो क्या होगा? देखिए विभव मापी की विभव प्रवणता को आधी कर देने पर क्या होगी? अगर आपने अपने कक्षाओं में जहां पे आपको विभव मापी पढ़े होंगे वहां पे आपने पढ़ा होगा, तब ये सवाल आपसे बन पाएगा। तो क्या होगा? संतुलन की लंबाई क्या होगी? संतुलन की लंबाई अगर मैं देखना चाहूं, पहला ऑप्शन शून्य विक्षेप की स्थिति वही हो रहेगी, शून्य विक्षेप की स्थिति वही रहेगी। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 18 ये है कि यदि एक विभव मापी की विभव प्रवणता आधी कर दी जाए तो
पहला ऑप्शन, शून्य विक्षेप की स्थिति वही रहेगी, संतुलन की लंबाई दोगुनी हो जाएगी, सेल का विद्युत वाहक बल आधा हो जाएगा, या फिर विभवमापी की सुग्राह्यता बढ़ जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका संतुलन लंबाई दोगुनी हो जाएगी, दोगुनी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अनुगमन वेग Vd क्षेत्र की तीव्रता के साथ निम्न प्रकार से परिवर्तित होता है। तो अनुगमन वेग जो होती है, आपने अपने कक्षाओं में पढ़ा होगा अनुगमन वेग क्या होती है, और वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ कैसा संबंध होगा। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ सीधे जुड़ा होता है। ठीक है, अनुक्रम अनुपाती के साथ। 19 नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा जी A। ठीक है, चलिए 20 नंबर के प्रश्न में चलते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है ये। धातु में इलेक्ट्रॉनों का श्रांति काल, दो लगातार टक्करों के बीच का समय श्रांति काल। तो ताप बढ़ने पर बढ़ता है, ताप बढ़ने पर घटता है, ताप पर निर्भर नहीं करता, या 400 डिग्री केल्विन 400 केल्विन पर अचानक बदल जाता है। तो श्रांति काल क्या होता है, दो लगातार टक्करों के बीच अगर आप ताप बढ़ाओगे तो टक्कर बढ़ेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, ताप बढ़ाने पर श्रांति काल घट जाता है। ठीक है, चलिए 21 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं और समझते हैं कि क्या बोल रहा है। आर आंतरिक प्रतिरोध वाले एक सेल का विद्युत वाहक बल ई है ना। जब उसके सिरों के बीच आर प्रतिरोध जोड़ा जाता है तो उसमें टर्मिनल वोल्टेज होता है। सिरों के बीच अगर आप लोग आर प्रतिरोध जोड़ दोगे तो उसका टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज कैसा, किस प्रकार, 2E होगा, E होगा, E/2 होगा, या E/4 होगा, घटेगा बढ़ेगा कैसा होगा। आपने अपने कक्षाओं में अच्छे से इसको पढ़ा होगा साथियों, तो आपको पता होगा ये घट जाएगा। ठीक है, जस्ट आधा हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 22 नंबर का प्रश्न। L लंबाई के एक तार का व्यास D व R प्रतिरोध है, इसी पदार्थ के दूसरे तार का व्यास 2D और लंबाई 4L है, तो प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा, प्रतिरोध क्या होगा। आप लोग सीधे निकाल सकते हैं। क्या दिया है आपको, ठीक है। R कैसा होता है आपका, रो L अपॉन A, यही होता है, रो L अपॉन A यही होता है ना। अब यहां से आप देख लीजिए A कैसा होगा, पाइप के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, तो 2 पाई R स्क्वायर होगा, पाई R स्क्वायर होगा क्षेत्रफल जी इसका, पाई R स्क्वायर। देखिए R आपका स्क्वायर में है, लेंथ आपका स्क्वायर है ही नहीं, उसमें सिंगल घात है, एक ही घात वाला है। तो अगर आप इसको देखिए L/L करेंगे, R1 रो L1 और पाई R1 स्क्वायर, और R2 कर देंगे तो रो L2 है ना, रो L2 पाई R2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे लंबाई 4 गुना कर देंगे, और अगर क्या कहते हैं तार की लंबाई को दोगुनी कर देंगे तो 2 और 2 तो 4 ही हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर, इसका प्रतिरोध R का R ही रहेगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आप लोग अप्रोच लगाएंगे और सही आंसर आप लाएंगे। देखिए अब क्या दिया है आपको, एक कॉम्बिनेशन दे दिया है प्रतिरोधों का, संचलन संलग्न चित्र में A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध होगा। अगर आप 10th क्लास में भी अच्छे से पढ़े होंगे, 10th में ही दिया होगा, 10th क्लास में अच्छे से पढ़े होंगे इसको, 12th में भी दिया हुआ है, तो वहां भी अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इसको बना पाएंगे। अब देखिए कौन समांतर है, कौन श्रेणी में है, आप अगर अच्छे से बनाएंगे तो आपको उत्तर कैसे मिलेगा जी, उत्तर मिलेगा इसका 10 ओम। ठीक है, चलिए 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किरचॉफ के प्रथम और द्वितीय नियम क्रमशः दिखाते हैं संरक्षण, किसका संरक्षण दिखाते हैं, आपका सीधे मैं आऊं, आपने सब पढ़ाई होगा इसको, आवेश और ऊर्जा का संरक्षण दिखाते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 25 नंबर का प्रश्न देखते हैं जी क्या होगा। एक इलेक्ट्रॉन अनुप्रस्थ चुंबकीय क्षेत्र में आपका V चाल से है ना, V चाल से त्रिज्या R होना चाहिए, त्रिज्या R के वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, इसके लिए E/m होगा। E/m की वैल्यू पूछा है आपको, V चाल से और R त्रिज्या से वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, तो इसके लिए E/m की वैल्यू होगी, आपका E/m की वैल्यू क्या हो जाएगी जी, V/br। ठीक है, चलिए सीधे सीधे सवाल है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप फटाफट बना पाएंगे। ठीक है, आइए 26 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वृत्तीय कुंडली में बहने वाली धारा को दोगुना करने तथा इसमें फेरों की संख्या आधी करने पर इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान
होगा, क्या होगा? दोगुना होगा, आधा होगा, अपरिवर्तित होगा, चौगुना होगा। तो आपने अगर अपने कक्षाओं में इसको पढ़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि दुगुना होगा या आधा होगा या फिर किस प्रकार का होगा वो। ठीक है, तो आप जैसा कि मैं समझ पा रहा हूं यहाँ पे ये अपरिवर्तित हो जाएगा। पहले जो भी केस है वहां पे क्या कर रहे हैं, उस केस में धारा को दोगुना कर दे रहे हैं और फेरों की संख्या को आधी कर दे रहे हैं, तो दोनों लगभग समान बात है। ठीक है, चलिए आइए 27 नंबर का क्वेश्चन। विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध R के सेलों द्वारा बाह्य प्रतिरोध R में अधिकतम शक्ति वह होती है जो निम्न के लिए प्राप्त किया जाएगा। निम्न के लिए मतलब इसके लिए क्या प्राप्त किया जाएगा, इसके लिए क्या आएगा? तो इसके लिए आएगा साथियों R बराबर R आएगा। और ये क्या है आप लोग बिल्कुल कमेंट में बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर का। आपका सीबेक श्रेणी एंटीमनी और बिस्मिथ के पहले आती है। सीबेक श्रेणी में एंटीमनी बिस्मिथ के पहले आती है, तो आपका एंटीमनी बिस्मिथ ताप विद्युत युग्म में प्रवाह की दिशा बताइए। प्रवाह की दिशा बताना है आपको, धारा प्रवाह की दिशा कैसी होगी। ठीक है, तो आपका ठंडे जंक्शन में आपका एंटीमनी से बिस्मिथ की ओर होगी। एंटीमनी से बिस्मिथ की ओर आपके ठंडे जंक्शन में ऐसा प्रभाव हमको दिखेगा। ठीक है, थोड़ा सा उल्टा हो गया है, यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया। ठीक है, देख लीजिएगा ऑप्शन को। ठीक है, चलिए आइए 29 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक ताप विद्युत युग्म तांबे और लोहे का बनाया जाता है। गर्म संधि पर धारा प्रवाह, गर्म संधि पर धारा प्रवाह क्या होगी ये आपको बताना है। ठीक है, गर्म संधि पर धारा की प्रवाह तो तांबे से लोहे की ओर होगी। ठीक है, तांबे से लोहे की ओर। अब आते हैं इस आज के इस क्वेश्चनरीज का आखिरी सवाल, देखते हैं साथियों वो क्या होगा। आप देखिए, v वेग से गतिमान एक प्रोटॉन पर विद्युत क्षेत्र E, वेग v है और उसका विद्युत क्षेत्र E है और चुंबकीय क्षेत्र B लगाया जाता है। प्रोटॉन बिना विक्षेप के गतिमान रहेगा यदि प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन में विक्षेप नहीं होना चाहिए और वो गतिमान स्थिति में होगा। कब होगा? जब आपका E और B और तीनों परस्पर लंबवत हो। इलेक्ट्रॉनिक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इसका गति है ना, तीनों परस्पर लंबवत हो और उसकी वेलोसिटी E/B हो। ठीक है, ये तो इस प्रकार से आज के इस 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह हमने आपके सामने रखा है। साथियों आप लोग ये आकलन लगा पाएंगे कि ऐसे प्रश्न आते हैं, आएंगे और आ सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार के और प्रश्नों को आप अभ्यास के तौर पर अगर करना चाहें तो प्रीमियर आधार IAS एकेडमी द्वारा जारी किया गया निकाला गया बुक, जो साइंस वाले के लिए आपका प्रयोगशाला परिचारक के लिए अलग से बुक निकाला गया है और छत्तीसगढ़ के लिए भी अलग सा बुक निकाला गया है समृद्ध छत्तीसगढ़ के नाम से। तो इसको पढ़ने के फायदे क्या हैं? ये बाइलिंगुअल दिया हुआ है, दोनों भाषाओं में है, इंग्लिश और हिंदी में। तो आप ऐसे प्रश्नों का संग्रह वहां पे पाएंगे और पढ़ के अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएंगे। ठीक है साथियों, आज के लिए 30 क्वेश्चन का ये सेट हमने आपके सामने रखा और अगले वीडियो के लिए हम और 30 प्रश्नों का संग्रह लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।